जी। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे स्थान बल पे। तो स्थान बल वह है, यदि कोई भी ग्रह यदि कोई भी ग्रह अपने उच्च राशि में, अपने मूल त्रिकोण में, अपने स्वराशि में बैठा हो, वह स्थान बली होता है। ठीक है, यह राशियों से समझेंगे हम, स्थान से नहीं। इसे हम कहाँ समझेंगे? इसे हम राशियों से समझेंगे, स्थान से इसे हम नहीं समझेंगे। ठीक है। दूसरा अंशबल है, जो मैंने आप लोगों को बताया पहले ही। एक बार और देख लीजिए इसे आप लोग। और एक काम कीजिएगा, जैसे जो मैंने राशियों के एट्रीब्यूट, राशियों के जो कारक तत्व बताए, उसे एक पेज में लिख लेना है अच्छे से। दूसरा, जो मैंने ग्रहों के कारक तत्व बताए हैं, उसे आप लिख लेंगे। और आगे तो ग्रहों की कारक तत्व पे चर्चा करेंगे ही, परंतु उसे भी आपको ऐड कर लेना है, लिख लेना है एक अलग पेज। फिर एक और पेज में आपको ये जितने सूत्र मैं आपको बता रहा हूँ, उसे लिख लेना है। एक और पेज में आपको जो भाव के कारक तत्व हैं, जो पहले भाव से ये देखते हैं, दूसरे भाव से ये देखते हैं, जो बताया गया उसे लिख लेना है। ये चीजें यदि आप लिख लेते हैं और लिखकर सामने अपने रखते हैं, जब आप पढ़ने बैठो या फिर जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उस वक्त स्थितियां यह होती हैं। हाँ ठीक है, भेज दिया जाएगा आशुतोष, निश्चिंत रहें आप। यदि इन सबको आप लिख कर अपने सामने एक चार्ट बना कर रखते हैं, तो उससे क्या होगा, आपकी जो स्थितियां हैं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस में आपको एक क्लियर होते जाएगा। याद नहीं करना है, समझना है। यदि समझोगे आप लोग नहीं, तो याद करने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि यह ज्योतिष ऐसा है, जो समझना है इसे, याद नहीं करना है। मैथ के सूत्र को हम समझते हैं, याद नहीं करना। ठीक है। षड बल में एक स्थान बल हो गया। दूसरा आता है काल बल। काल बल को भी आप लोग लिख लें। यदि कोई भी, लिख लेंगे आप लोग, ध्यान रहे। यदि कोई भी जातक, जातक अर्थात कोई व्यक्ति होता है, यदि किसी भी व्यक्ति का जन्म दीन में हो, ठीक है, किसी भी व्यक्ति का जन्म दीन में हो, तो उस वक्त सूर्य, शुक्र और गुरु को काल बल प्राप्त होता है। ठीक है। क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि सूर्य, शुक्र और गुरु दीन के, सूर्य, शुक्र और गुरु दीन के समय में मजबूत होते हैं, अपनी स्थितियों में बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है। तो दीन के समय किसी भी जातक का जन्म हुआ है, तो उसके कुंडली में सूर्य, शुक्र और गुरु को काल बल प्राप्त होता है। यदि किसी जातक का जन्म रात्रि काल में हुआ, जैसे रात में किसी जातक का जन्म हुआ है, उस व्यक्ति का शनि, मंगल और चंद्रमा को काल बल प्राप्त होता है। ठीक है। और मैं बार बार आप लोगों को बताया हूँ, बुध क्या है? थाली का बैगन है। ठीक है। बुध दिन और रात दोनों में बली होता है। तो देखा जाए तो ये षड बल में काल बल जो है, वह बुध को सदैव प्राप्त होता है किसी भी कुंडली में। इसके बाद आप लोग लिख लेंगे नैसर्गिक बल। नैसर्गिक बल, नैसर्गिक बल में लिखेंगे सबसे बलवान सूर्य होता है। नैसर्गिक, नैसर्गिक अर्थात नेचुरल, जो सदैव बलवान है, जो सदैव अपने अपने स्थिति में सदैव बलवान है ग्रहों में, वह है सबसे बलवान सूर्य। सूर्य के बाद जो बलवान होते हैं, वह है चंद्रमा। चंद्रमा के बाद जो बलवान होते हैं, चंद्रमा के बाद जो बलवान होते हैं, वह है शुक्र।
शुक्र के बाद जो बलवान होते हैं वह हैं गुरु। गुरु के बाद जो बलवान होते हैं वह हैं बुध। बुध के बाद जो बलवान होते हैं वह हैं मंगल। और मंगल के बाद जो बलवान होते हैं वह हैं शनि। तो देखा जाए तो सबसे निर्बल हैं वह शनि होते हैं, और सबसे बलवान कुंडली में जो नैसर्गिक, जो पूर्ण रूपे न बलवान है किसी भी कुंडली में, वह कौन है? सूर्य है। ठीक है। इसके बाद आप लोग लिखेंगे दृष्टि बल, जिसे दिग्बल कहते हैं। यदि किसी कुंडली में जो पाप ग्रह मैंने आप लोगों को बताया है, मंगल शनि राहु केतु, ये चारों ग्रहों की दृष्टि किसी कुंडली में किसी ग्रह पे नहीं पड़ रहे हों तो वह दृष्टि बल में मजबूत होता है। अर्थात शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो और जो अशुभ ग्रह, जो पापा ग्रह हैं, उनकी दृष्टि नहीं पड़ रही हो तो वह ग्रह जो है वह मजबूत होता है। ठीक है। इसे कहते हैं दृष्टि बल या दिग्बल। इसके बाद आता है चेष्टा बल। चेष्टा बल को समझिए। ठीक है। दृष्टि बल, एक मिनट, ये परेशानी हो रही है तो मैं कैमरे को ऑन कर देता हूँ जी। अब समझिएगा। दृष्टि बल, दृष्टि बल में क्या है? एक शुभ ग्रह है, एक अशुभ ग्रह है, एक पुण्य ग्रह, एक पाप ग्रह। पुण्य ग्रहों पे यदि पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं पड़ रही है तो वह मजबूत है, क्योंकि उनके दुश्मन की दृष्टि उन पर नहीं पड़ रही है। तो वो इस स्थिति में अच्छे परिणाम, माफ करना, वो मजबूत वहां पे है, स्ट्रांग है। अच्छे परिणाम देंगे या बुरे परिणाम देंगे वो बात की बात है, अभी की बात नहीं है। परंतु वह अच्छी स्थिति में है वहां। यदि पापा ग्रह की दृष्टियां पड़ रही हों तो थोड़ी समस्या हमें देखने को मिल सकती है, अर्थात थोड़े वो कमजोर हों। यही रूल पापा ग्रह जो हैं उन पे भी देखा जाएगा। पापा ग्रह पे यदि पुण्य ग्रहों का प्रभाव या दृष्टियां दिख रही हैं तो वहां भी वह निर्बल हो रहे हैं, दृष्टि बल में वह निर्बल हो रहे हैं। ठीक है, समझ गए। अब आप लिख लेंगे चेष्टा बल। चेष्टा बल मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ और मिथुन। मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ। मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन। अंक से आप लोग याद कर लीजिए, 10, 11, 12, 1, 2, 3। ये जो राशियां हैं, इन राशियों में चंद्रमा के साथ सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। ध्यान से समझिएगा इसे। चेष्टा बल में मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ और मिथुन, ये 6 राशियों में यदि चंद्रमा के साथ सूर्य हो या मंगल हो या बुध हो या गुरु हो या शुक्र हो या शनि, ये सभी ग्रह हैं तो उसे चेष्टा बल प्राप्त होता है उन सभी ग्रहों को, और साथ में चंद्रमा को भी चेष्टा बल प्राप्त होता है। एक और बल है, उसे लिख लीजिएगा। इसे कहते हैं दिशा बल।
एक कुंडली निर्माण कर लीजिए। ऐसी एक कुंडली बना लेंगे, ठीक है। आप लोगों को दिख रहा है? थोड़ा इधर उधर कीजिएगा अपने स्क्रीन पे तो आपको दिख जाएगा। जैसे लिख रहे हैं वैसे लिख लीजिएगा इन सब चीजों को। क्या आप लोगों को दिख रहा है? अच्छे से स्पष्ट आप लोगों को दिख रहा है? बताइएगा। इसे आप लोग समझे, ठीक है। आप लोगों को अच्छे से दिख रहा है ना? जी। पहले में हमने लिखा है गुरु और बुध को। चौथे में हमने लिखा है चंद्रमा और शुक्र को। और सातवें में हमने शनि को लिखा है। और 10वें में हमने मंगल और सूर्य को लिखा है, ठीक है। तो प्रथम में अर्थात जो पहला भाव है उसमें गुरु और बुध बली होते हैं, ठीक है। जो चौथा भाव है उसमें चंद्रमा और शुक्र बली होते हैं। जो सातवां भाव है उसमें शनि बली होते हैं। जो 10वां भाव है उसमें मंगल और सूर्य बली होते हैं।
यह भी प्रश्न आता है, भाई बली होते हैं तो क्यों होते? जैसे पहला भाव क्या है, हमारे ज्ञान का, जैसे हमारा मस्तिष्क है ना, ज्ञान तो इसी में रहता है, मस्तिष्क में ही, और बुद्धि भी हमारी मस्तिष्क में ही रहती है। तो इसलिए यह जब वहां बैठते हैं, हमारे मस्तिष्क में बैठते हैं, तो ये बली है, बहुत अच्छे परिणाम हमें देते हैं। ठीक है। आकांक्षा, आप एरो लगा रही हैं स्क्रीन पे, उसे हटाइएगा, धन्यवाद। उसके बाद चौथे भाव में चंद्रमा और शुक्र बली होते हैं। ठीक है। अब चंद्रमा और शुक्र बली क्या कैसे हैं यहाँ? चौथा भाव क्या है, माँ का है ना, चंद्रमा क्या है, माँ है। चौथा भाव में क्या दे देता है, सुख सुविधा देता है, शुक्र है वहाँ। और चौथा भाव क्या सुख देता है, सहज सुख सुविधा का स्थान है। तो वहां से हमें क्या मिलेगा, सुख सुविधा मिलता है, तो इसलिए वहां शुक्र और चंद्रमा है, माँ है, ममता है, चंद्रमा है। तो यदि वहां चंद्रमा जाता है, शुक्र जाता है, तो बली होता है, अच्छे प्रभाव देता है। सातवें भाव में यदि शनि बैठता है, तो बहुत अच्छे प्रभाव वहां भी देते हैं हम। ठीक है। 10 में मंगल और सूर्य है, 10 में मंगल और सूर्य हैं, ये भी बहुत अच्छे प्रभाव हमारे कुंडली में यदि यहाँ बैठ जाए तो। एक चीजें और लिख लीजिएगा। ठीक है। यदि यह इनसे अपोजिट बैठ जाए, जैसे गुरु बुध साथ में चले जाए, तो यह दिग शून्य हो जाएगा, स्थान जो है ना, दिशा बल इनका खत्म हो जाएगा, दिग शून्य हो जाएंगे, दिशा बल इनका कुछ नहीं रहेगा, शून्य हो जाएगा। यदि शनि फर्स्ट में चले जाएं, लग्न में चले जाएं, तो ये दिशा शून्य हो जाएंगे, कुछ नहीं रहेगा इनका। मंगल सूर्य यदि चले जाएं चौथे में, तो भी यह दिशा शून्य हो जाएंगे, इनका बल दिग्बल जो है वह नहीं रहेगा। यदि चंद्रमा और शुक्र चले जाते हैं 10 में, तो यह दिशा शून्य हो जाएंगे, दिग्बल इनके पास नहीं रहेगा। यदि यदि चंद्रमा और शुक्र जो हैं वह अपने, यदि यहाँ चंद्रमा शुक्र चले जाएं, यदि यहाँ चंद्रमा शुक्र चले जाएं, तो यहाँ भी बल देंगे। क्यों देंगे? जैसे ये अपने घर के आसपास है। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके घर से 500 मीटर, 500 मीटर या 1 2 4 10 किलोमीटर के अंतर्गत कोई झगड़े आपसे हो जाए, लड़ाई आपसे हो जाए, तो आप तुरंत मदद बुला सकते हो चीजों को। ठीक है। परंतु यदि किसी भी प्रकार आप बहुत दूर चले जाएं, तो आप मदद नहीं बुला सकते। तो ये अपने आगे और पिछले भाव में भी बली होते हैं। समझ रहे हैं? या अपने पीछे और आगे वाले भाव में भी बली होते हैं। अब इन्हें आप एक और तरीके से समझिए। इतना तो आप लोग समझ गए, जैसे गुरु और बुध हैं, गुरु यदि 12वें में चल जाए या गुरु दूसरे में चल जाए, तो भी वहां बली होंगे। जैसे गुरु या तो यहाँ चले आए, या गुरु यहाँ चले जाए। ठीक है। या तो शनि यहाँ चले आए, या तो शनि यहाँ चले आए। सिर्फ रखना है अपने से आगे और पीछे चले जाएं, तब भी यह बली रहेंगे। परंतु यह उससे भी आगे निकल जाते हैं, तो यह दिग्बली में नहीं है, दिशा बली इनके पास नहीं है। क्योंकि जब आप किसी भी प्रेडिक्शन को आप देखिएगा, जैसे किसी व्यक्ति की आप नौकरी देख रहे हैं, ठीक है, नौकरी के लिए हम शनि को देखते हैं, प्रोफेशन का कारक कौन है, शनि है। तो शनि यदि 7 में बैठा है, नौकरी दे सकता है। 6 में बैठा है, तो उसके पास बल है। मैं, समझिएगा, उसके पास बल है, देगा तो भाई देगा, बहुत बड़ा देगा, बल है उसके पास। यदि उसके पास बल नहीं है, तो वो नौकरी देगा भी तो छोटा मोटा नौकरी दे देगा, वो छोटा ऐसे ही कुछ दे देगा, वो अच्छी नौकरी नहीं दे पाएगा आपको। ये समझने वाली बात। ठीक है। जैसे चंद्रमा और शुक्र हैं, शुक्र यदि चौथे में बैठेंगे तो सुख सुविधा आपको बहुत देंगे, बहुत कुछ आपको देंगे। ठीक है। और यदि शुक्र वहां से चले जाएं,
तो वो दे आपको देंगे तो अवश्य, परंतु पूरा आपको नहीं दे पाएंगे। ठीक है, परंतु वो पूरा आपको नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनके पास दिशा बल नहीं है। उनके पास क्या दिशा बल नहीं है, उनके पास दिग्बल नहीं है। तो 6 प्रकार के बल हैं जो हम सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी समझेंगे कि क्या वो होते हैं। अभी से यहाँ आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, दिशा बल को लेकर आप लोगों के कोई प्रश्न है तो आप लोग बता सकते हैं। 1 मिनट क्षमा कीजिएगा हमें। जी बताइए रुचिता, क्या आपके प्रश्न है? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। सर वो शनि के बारे में, शनि अगर 6th और 8th हाउस में आएगा तो भी उसका बल रहेगा ऐसा? हम्म, अवश्य बल बस वही रहेगा। तो बताए ना। हाँ, अवश्य बल रहेगा, परंतु उतना बल उसके पास नहीं रहेगा जितना पहले से वो रहेगा। जैसे 7th में रहेगा तो पूरा बल उसके पास है। एक बात और हाँ ध्यान हाँ देना, हाँ। यहाँ राशियों को नहीं देखनी है। यहाँ राशि कोई भी बैठा रहे, ठीक है। ऐसा नहीं है जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि अच्छा ऐसा है वहां 7 में शनि बैठा है, 8 में शनि बैठा है, राशियां नहीं देखनी है, वहां सिर्फ घर देखने हैं वहां बैठा है या नहीं, बात खत्म। बैठा है तो ठीक है, नहीं है तो सिर्फ बात खत्म, आगे बढ़ जाना है। ठीक है। और मंगल और सूर्य 9th और 11th हाउस में बल देगा ऐसा ना? हाँ हाँ, जैसे बल उनका पूरा जो है वो 10 में ही रहेगा, परंतु यदि वो हाँ पर आगे थोड़ा पीछे बहुत। जाते हैं हाँ तो थोड़ा बहुत बल उनके पास मौजूद होगा। मैंने आपको बताया ना, यदि आपके आसपास, जैसे अभी आप कहाँ हो, रायपुर में हो? जी सर। हाँ, तो रायपुर में कहीं मोहल्ले में कहीं आसपास कहीं झगड़े हो जाएं तो लोग तो पहुंच जाएंगे। यदि आपका झगड़ा रायपुर से बाहर कहीं हो जाए तो लोग नहीं पहुंच पाएंगे। वही कॉन्सेप्ट को यहाँ लगा के समझना है। ये बल अर्थात यही होता है, यदि यह आपको बनाने पे आ जाएगा तो आपको बना देगा। बल मजबूत है, इसके पास बल है तो ये ग्रह आपको बना देगा। यदि यह बिगाड़ने पे आ जाए और मजबूत है तो आपको पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देगा, पूरी तरह बिगाड़ देगा। बल का तात्पर्य यह नहीं होता है कि भाई इसका जो है इतना बल है तो बहुत अच्छा है, तो ऐसा है तो वैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, ध्यान देना आप लोग, जैसे आज के बाद कभी भी आप लोग आगे जाके भी अपनी कुंडली या किसी बच्चों को किसी की भी कुंडली देखें तो उसे ऐसा नहीं बताना है कि भैया अरे इसका तो क्या कर रहे हैं आप आशुतोष। तो जैसे कहाँ हम लोग बात कर रहे थे? दिशा बल के बारे में बात कर रहे दिशा बल के बारे में बात कर रहे थे। तो इसमें करना क्या है, जैसे कोई व्यक्ति आपसे पूछ रहा हो कि भाई इस कुंडली में कैसा है क्या है, तो उसे सिर्फ उसकी उसकी प्रेडिक्शन देनी है। उसे ये नहीं बताना है कि अरे यार तुम्हारा तो दिशा बल में बहुत मजबूत है, तो उसके दिमाग में ये आ जाएगा अरे यार मेरा तो ये मजबूत है अर्थात अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा नहीं है, वो क्या फल देगा वो बात की बात है। अभी सिर्फ हम बल देख रहे हैं, वो बलवान है या मजबूत, मजबूत है या नहीं है, या वो कमजोर है या नहीं है, वह देख रहे हैं। ठीक है। तो क्या क्या आपके बल हो गए हैं, एक दिशा बल है, एक अंश बल है। दिशा बल को आज हम क्लियर करेंगे। एक दिशा बल है, एक अंश बल है, एक स्थान बल है, एक काल बल है, एक चेष्टा बल है। ठीक है, एक दृग बल दृष्टि बल है,
ये सभी बल पे आपको प्रैक्टिस करने हैं, आप लोगों को 2 4 10 कुंडली पे आपको लगाने हैं, जिससे आपको सर अर्थात, बताइए। सर मुझे दृष्टि बल और चेष्टा बल फिर भी समझ में नहीं आया। ठीक ये है, तो दिशा बल समझ में आ गया है, ठीक है, दृष्टि बल और चेष्टा बल नहीं समझ। ठीक है, ठीक है, उसे भी हम समझा रहे हैं। दृष्टि बल अर्थात आप समझिए, ठीक है, दृष्टि बल क्या होता है उसे देखिए आप। जैसे पापा ग्रह, जैसे मान लीजिए गुरु, चंद्रमा, शुक्र, ये सभी किसी भी ग्रह पे मंगल, शनि, राहु, केतु का प्रभाव पड़ रहा है, तो यह दृष्टि बल नहीं है। ठीक है, अर्थात दृष्टि बल में गुरु मजबूत नहीं है, ना ही दृष्टि बल में शुक्र मजबूत है, ना ही दृष्टि बल में चंद्रमा मजबूत है, ये सभी ग्रह मजबूत नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं, अच्छे परिणाम अच्छे देंगे या बुरे देंगे बात की बात है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये देख लेना है। यदि मान लीजिए गुरु पे सूर्य का प्रभाव पड़ रहा हो, या चंद्रमा का, अर्थात डिग्री से माफ करना, दृष्टि से वो देख रहे हैं, तो क्या है यहाँ, वो उसे स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ठीक है, अब समझ में आया ये चीजें। मतलब सूर्य और चंद्रमा पढ़ने से वो स्ट्रांग होते हैं ऐसा? शुभ ग्रह यदि दृष्टि दे रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग है, यदि अशुभ जो पापा ग्रह हैं वो दृष्टि दे रहे हैं तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। अच्छा, आप समझ में आया, थैंक यू सर। और क्या आपको चेष्टा बल समझ में नहीं आया ना? हाँ। हाँ, चेष्टा बल समझ लीजिए। 6 राशियां मैंने बताई, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ और मिथुन। अंक में आप लिख लेंगे 10 11 12 1 2 3। ये 6 राशियों में चंद्रमा के साथ यदि सूर्य रहें, या मंगल रहें, या बुध रहें, या बृहस्पति रहें, या शुक्र रहें, या शनि रहें, ये सभी ग्रह यदि चंद्रमा के साथ इन 6 ग्रह में है, ये माफ करना 6 राशियों में है, तो क्या होगा, ये चेष्टा बल में मजबूत होंगे, चेष्टा बल इनके पास होगा। जैसे मान लीजिए चंद्र और सूर्य एक साथ कहीं कुंडली में बैठे हो, तो चेष्टा बल प्राप्त है तब जब मकर, कुंभ, मीन और मेष, वृषभ, मिथुन राशियों में है। इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा तो और क्लियर आप हो पाइएगा। ठीक है, इसमें एक चीज और समझ लीजिए आप लोगों ने बचपन में पढ़ा भी होगा। ठीक है, क्या आप लोगों को दिख रहा है, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट और साउथ? ठीक है, इसे समझिए। ईस्ट जो दिशा है वह सूर्य का है, ईस्ट दिशा क्या है, सूर्य का स्थान है। ठीक है, क्योंकि भगवान सूर्य इधर से उदय होते हैं, पूर्व से उदय होते हैं। इसके अनुसार ईस्ट में सूर्य हैं, गुरु हैं और बुध हैं। अब गुरु कहाँ से आ गए, जैसे कभी भी मंदिर बनाना हो तो आप पंडित जी से जाकर पूछते हो कि पंडित जी मंदिर कहाँ बना है,
तो पंडित जी आपको क्या बोलते हैं, ईस्ट दिशा में बना लो, नॉर्थ ईस्ट में बना लो, बोलते हैं ना। तो ये आपका हो गया, वो भगवान का स्थान है, गुरु का स्थान है। तो इसलिए ईस्ट में गुरु मजबूत होते हैं। यदि आप किससे पूछो जाकर कि पंडित जी कहाँ पढ़ना है, तो बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट में पढ़ लो, बेहतर रहेगा आपके लिए, बुद्धि अच्छी रहेगी, क्योंकि जहाँ जहाँ ज्ञान है वहां बुद्धि है। एक बात हमेशा ध्यान देना, साक्षर और शिक्षित में अंतर होता है। साक्षर वह है, साक्षर बुद्ध है और शिक्षित गुरु है। साक्षर वह है जिसने पढ़ने का ज्ञान लिया, जो पढ़ा, और शिक्षित वह है जिसने जो पढ़ा उसका इस्तेमाल किया। जैसे मैं अभी आप लोगों को कुंडली के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे पास कोई कुंडली लेकर आ जाए और मैं कुंडली देख, अरे ये क्या है, कुंडली मुझे देखनी ही नहीं आ रही है, तो मैंने पढ़ा परंतु उसका इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए इष्ट दिशा में गुरु और बुद्ध मजबूत होते हैं। अब नॉर्थ को देखते हैं हम, ठीक है। जो मैंने नॉर्थ में कौन है, चंद्रमा और शुक्र है। कभी आप वास्तु की बात करो तो वास्तु में चंद्रमा नॉर्थ दिशा में ही आता है, ठीक है। इसलिए बाथरूम के लिए कहा जाता है कि आप जो जल गिराने का स्थान है, सिर्फ जल गिराने का स्थान, वह आप रख सकते हो, जल का स्थान आप रख सकते हो नॉर्थ में, क्योंकि वो पैसे का भी स्थान है, मनी लिक्विडिटी का भी वह स्थान है, ठीक है। तो इसलिए नॉर्थ दिशा में चंद्रमा मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। शुक्र, शुक्र मैंने बताया सुख सुविधा, ठीक है। और नॉर्थ दिशा में शुक्र भी मजबूत होते हैं, ठीक है। तो एक क्या हो गया, आपका चंद्रमा और शुक्र वास्तु के अनुसार भी चौथे भाव में मजबूत होते। सातवां भाव शनि, आप कोई प्रोफेशन कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, तो आप ऑफिस वगैरह यदि आप पश्चिम में रखें तो आपके लिए बेहतर है। जो वास्तु वाले हैं वो कहते हैं। और इसके अनुसार शनि सप्तम में वेस्ट डायरेक्शन में अच्छा परिणाम देने वाला होता है। अब बात करते हैं साउथ में मंगल और बुध की। साउथ तो दक्षिण दिशा, तो आप लोगों को पहले ही बताया गया हो। यदि आप कहीं पूछने जाओ कि पंडित जी रसोई कहाँ रखें, हम आग कहाँ जलाएं, तो बोलेंगे नॉर्थ साउथ ईस्ट में रख लो बेटा आप। तो साउथ क्या है, मंगल है, अग्नि, मंगल भी अग्नि है और सूर्य भी अग्नि है। इसीलिए मंगल और सूर्य को 10 में रखा गया है। और यदि आप कर्म से जोड़ो, 10वां भाव क्या है, हमारा कर्म है। मंगल एनर्जी है, सूर्य क्या है, सरकार है, अथॉरिटी है। तो इसके अनुसार क्या हुआ, मंगल सूर्य यदि 10 में बैठ जाए तो दिशा बल तो उनके पास है ही, क्योंकि वो कर्म क्या करेंगे, ऊर्जा से करेंगे, एक राजा ऐसा कर्म करेंगे। और वास्तु के हिसाब से भी दक्षिण दिशा में सूर्य और मंगल मजबूत स्थिति में होते हैं। इसीलिए इन्हें ये बताया गया। कुछ चीजें और हैं, मैंने आप लोगों को तत्व बताए होंगे, ठीक है। तत्व अर्थात 1, 5, 9 अग्नि तत्व, 2, 6, 10 जो राशियां मैंने बताई थी, 2, 6, 10 पृथ्वी तत्व, 3, 7, 11 वायु तत्व, 4, 8, 12, 4, 8, 12 जल तत्व मैंने आप लोगों को पहले बताया था। उसी के बारे में कुछ और लिख लेंगे आप लोग। यदि सूर्य अग्नि तत्व राशि में हो तो मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, उसे बल प्राप्त होता है। यदि सूर्य अग्नि तत्व राशि में हो तो उसे बल प्राप्त होगा। क्यों होगा, क्योंकि सूर्य भी अग्नि है और जिस राशि में वह बैठा है वह भी अग्नि है। अग्नि तत्व राशियां कौन कौन है,
1, 5 और 9। चंद्रमा यदि जल तत्व राशि में बैठेंगे तो वह मजबूत होंगे, बली होंगे, स्ट्रांग होंगे। जल तत्व राशियां क्या हैं? 4, 8, 12। इसमें भी है, यदि 4 में या 12 में बैठते हैं तो स्ट्रांग होंगे, 8 में उतने स्ट्रांग परिणाम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आठवां जो जल होता है वो क्या होता है? गंदा जल, नाली का जल। और चंद्रमा तो पवित्र है, तो इसलिए उसमें जाकर 8 में बलि नहीं होंगे, परंतु 4 और 12 में चंद्रमा बलि होंगे। सूर्य, मंगल, गुरु और शनि। सूर्य, मंगल, गुरु और शनि वायु तत्व राशि में जाएंगे तो बलि होंगे। वायु तत्व राशियां कौन कौन है? बताइए आप लोग, चैट सेक्शन में बताइए, मैंने आप लोगों को कितनी बार बताया है। वायु तत्व राशियां कौन कौन है? 3, 7, 11। 3 मिथुन, 7 तुला, 11 कुंभ। ये जो 3 राशियां हैं वायु तत्व, इसमें सूर्य, गुरु, मंगल और शनि बलवान होते हैं। ठीक है। शुक्र और चंद्रमा भूमि तत्व में बलवान होते हैं। भूमि तत्व क्या है? अर्थ एलिमेंट कौन कौन से हैं? 2, 6, 10। 2 वृषभ, 6 कन्या, 10 मकर। इसमें यदि बैठ जाएं तो वह बलवान होते हैं किस स्थिति में? अस- स्थान बल में। ठीक है। ये चीजें आपकी क्लियर हो गई? इसे लेकर कोई प्रश्न हो तो बताइए, उसके बाद फिर हम आगे काल पुरुष कुंडली पे चर्चा करेंगे। क्योंकि आज कुछ बेसिक खत्म हो जाए आपका, फिर कल कुछ बेसिक को लेंगे हम। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, ठीक है। क्या लास्ट वाला बताइए रुचिका। सर शुक्र वाला, शुक्र एंड चंद्रमा का बता रहे थे। अच्छा, शुक्र और चंद्रमा भूमि तत्व राशि में, शुक्र चंद्रमा भूमि तत्व राशि में स्ट्रांग होते हैं। भूमि तत्व राशियां क्या क्या हैं? 2, 6, 10। वृषभ, कन्या और मकर। इन सब से लेकर आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप बताइए। और किन्हीं का कोई प्रश्न है इन सब को लेकर? चलिए ठीक है, धन्यवाद। आप लोग पढ़ते भी हैं या सिर्फ रुचिका पढ़ती हैं? एक स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। हाँ बताइए, कुछ प्रश्न है आपके रुचिका?
ये जो मैंने बार बार आप लोगों को बताया, एक बार और मैं आप लोगों को ये कर दूं, समझ लीजिए इसे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये क्या है? ये सभी 12 भाव हैं जो एक से ही शुरू होंगे। ध्यान रहे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई 5 से शुरू होगा, 10 से शुरू होगा, ऐसा नहीं है। वो एक से ही भाव रहेंगे, वहां राशियां कोई और हैं। ठीक है, यहाँ जैसे राशियां 5 लिखी गई हैं, ठीक है, या 6 लिखे गए हों, या 7 लिखे गए हों, या 8 लिखे गए हों, उससे कुछ नहीं करना है। वो राशियां हैं, वह लग्न है। ठीक है, वो लग्न है, परंतु भाव जो है वो एक से ही प्रारंभ होगा। भाव कभी बदलता नहीं है, चेंज नहीं होता। यह आप लोग अवश्य नोट कर लेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी प्रकार। इसे देख रहे हैं आप लोग? यह जो है, इसे त्रिसराय कहते हैं। इसे त्रिसराय कहते हैं। अभी समझ लीजिए, इसको एक्सप्लेन करेंगे, हम आज ही एक्सप्लेन करेंगे, परंतु इसे सिर्फ आप समझ लीजिए आज। इसे त्रिसराय, त्रिसराय में कौन कौन से भाव आते हैं? 3 6 और 11। 3 6 और 11 भाव जो हैं वह त्रिसराय में आते हैं। उसके बाद सबसे पहले या दूसरे दिन रुचिता जी का प्रश्न था कि भाई इतने जगह मृत्यु क्यों लिखा है। ठीक है, ये देखिए, ये दो मारक ग्रह, मारक भाव हैं। ठीक है, जो पंडित जी नहीं बोलते हैं कि अरे आपका तो मार्केश चल रहा है, तो मार्केश कौन चलाता है? यही दो भाव के जो अधिपति, ये जो दो भाव के मालिक होते हैं, वही मार्केश चलाते हैं। तो मारक स्थान कौन कौन सा है? 2 और 7 है। आप लोग लिख लीजिए या फिर हम ग्रुप में डाल देंगे। इसे समझ लीजिए, ये फनकर है। ठीक है, अर्थात इन सब भाव को फनकर भाव कहते हैं। फनकर में आता है 2 5 8 और 11। दूसरे भाव को, 5वें भाव को, 8वें भाव को और 11वें भाव को फनकर भाव कहते हैं। जैसे आपके पास तो पेपर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये प्रश्न होते हैं ज्योतिष में, पूछा जाता है कि फनकर भाव कौन कौन से हैं। तो फनकर भाव कौन है? 2 हैं, 5 हैं, 8 हैं और 11 हैं। ओपोक्लिम। ठीक है, ओपोक्लिम में कौन कौन आते हैं? 3 6 9 और 12। 3 6 9 और 12। इसे कहते हैं सेंटर, केंद्र स्थान। इससे गुरु को केंद्राधिपति दोष लगता है, उस पर चर्चा करेंगे कभी आगे जाकर, परंतु इसे आप समझ लीजिए। 1 4 7 और 10 जो मैंने स्थान बल के बारे में आप लोगों को बताया, या यहीं से देखा जाता है। 1 4 7 और 10 इसे केंद्र स्थान कहते हैं, सेंटर हाउस कहते हैं, केंद्र भाव कहते हैं। ठीक है,
ये त्रिकोण सबसे महत्वपूर्ण कुंडली में होते हैं या सबसे महत्वपूर्ण होते हैं त्रिकोण। क्योंकि यह जो है वह त्रिकोण बनाते हैं अपने आप। ठीक है। एक बार इसे भी आप लोग समझ लेंगे। आवाज क्लियर जा रही है ना? ये धर्म ट्राइन है। ठीक है। अर्थात आपके धर्म की बातें या आपकी बातें, आपकी बुद्धि की बातें, धर्म से किसी भी प्रकार बातें देखी जाएंगी तो इन तीन चीज जगहों से देखी जाएंगी, एक, पांच और नौ से। क्योंकि एक आप खुद हैं, आपका मस्तिष्क है। पांचवा आपका मस्तिष्क, आपकी बुद्धि, आपके पूर्व जन्म के कर्म। दसवां आपका धर्म है, आपके पिता हैं, आपके पितृ देवता हैं। तो इन सब के अंतर्गत यह धर्म ट्राइन है। एक, पांच, नौ, इसे लिख लीजिएगा। क्योंकि जब आगे हम लोग चलेंगे, जब वैदिक कंप्लीट हो जाएगा, पराशरी कंप्लीट हो जाएगा, तो ये आपका भृगुनंदी नाड़ी पद्धति में जब हम लोग जाएंगे तो उसमें इसकी बहुत अहम भूमिका होगी। इस पे ही पूरा खेल होगा। इसे आप लोग लिख लीजिएगा, ये आपको हम भेज नहीं पाएंगे क्योंकि फिर बनाना पड़ेगा हमें। ये आपका अर्थ है। ठीक है। ये आपका अर्थ का ट्राइन है, अर्थ का त्रिकोण है। अर्थ अर्थात पैसा होता है, धन होता है। तो धन का कोई भी विचार वो कहाँ से करेंगे हम? दो से, छह से, दस से। दो हमारा धन है, लिक्विडिटी है, पैसा जो हमारे पास है वह है। छठा भाव पैसा आने का स्थान है, वहां से पैसा आएगा। क्योंकि किसी व्यक्ति को सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी या कितनी मिलेगी, हम कहाँ से देखेंगे? छठे भाव से देखेंगे। प्रॉफिट हम सातवें भाव से देखते हैं, परंतु उसका जो मूल पैसा है वह कहाँ से आएगा, वो छठा भाव बताएगा। दसवां भाव हमारा कर्म है, हमारा प्रोफेशन है। जब प्रोफेशन करेंगे नहीं तो पैसा आएगा नहीं। तो ये आपका अर्थ हो गया, अर्थ त्रिकोण आप कह सकते हैं इसे। ये आपका काम है। अब काम कैसे है यार, वह देखिए। तीसरा भाव से हम मेहनत करते हैं, छोटी यात्राएं करते हैं। कम्युनिकेशन का तीसरा भाव होता है। तो इससे ये आपका हो गया। सातवां भाव हमारे दाम्पत्य जीवन का है, फिजिकल रिलेशनशिप का है। 11वां भाव हमारी सभी इच्छाओं की पूर्ति, जितनी इच्छाएं हमारी हैं सभी इच्छाओं की पूर्ति का 11वां भाव। तो इसीलिए हमारी जितनी भी आकांक्षाएं होती हैं, हमारी जितनी भी इच्छा होती है, उसे कौन पूरा करेगा?
3 7 11। यदि आपको जानना है आपके बारे में मेरी यह इच्छा कब पूरी होगी, कहाँ से देखना है? 3 7 11 से। मोक्ष सबसे महत्वपूर्ण टाइम, जो भगवान से हमें जोड़ता है, जो भगवत प्राप्ति हमें कराता है। 4 8 12 ये मोक्ष का है। इसीलिए 4 में 8 में या 12 में केतु बैठ जाए तो उस व्यक्ति को भगवान से वह जोड़ देता है, क्योंकि मोक्ष ट्राइन है ना। ठीक है, इसे समझ गए आप लोग? इसे भी लिख लेना है, आगे काम आएगा। क्योंकि ये सब आपकी क्या है, हथियार हैं छोटे छोटे। एक जेब में रखना है, एक पीठ के पीछे रखना है, एक पैरों के पास रख लेना है कि भाई जहां से निकालना हो 1 मिनट में निकाल लेंगे। इसके बारे में हमने बात की है नीना। यह है त्रिक भाव। त्रिक भाव यह है 6 8 12। इससे जो भी चीजें हम देखते हैं, इसे पराशरी में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें खराब ग्रह खराब भाव बताए गए हैं। यह जो भी देता है हमें खराब देता है। हम जबरन इनसे अच्छी चीजें ले लेते हैं। जैसे 6ठे भाव से हम कंपटीशन नौकरी लेते हैं, 8वें भाव से हम रिसर्च मैन्युफैक्चरिंग लेते हैं, 12वें भाव से हम विदेश यात्रा इन्वेस्टमेंट इन सब चीजों को लेते हैं। तो ये हम लोग जबरन निकालते हैं इनसे, परंतु इनका जो काम है वह हमें कष्ट पहुंचाना है, इसलिए इन्हें त्रिक भाव रखा गया है। 6 8 12, 6 8 12 जो है वह त्रिक भाव इसलिए बताया गया है। उपचय भाव, उपचय में कौन कौन है? 3 6 10 और 11। ये आपका क्लियर हो गया? इन सब को लेकर आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो आप चैट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। अब आप लोग इसे लिख लीजिएगा, ठीक है? यह काम कैसे करता है। लिखेंगे इसे आप। त्रिकोण 1 5 और 9 सबसे अच्छे घर होते हैं। 1 5 और 9 सबसे अच्छे घर होते हैं। इन्हें आप डबल स्टार लिख दीजिए वहां पे, भाई 2 स्टार इनके पास है। उसके बाद केंद्र आता है, इन्हें आप डबल स्टार दीजिए कि भाई ये हैं आपके। उसके बाद केंद्र आता है 1 4 7 10। यह अच्छे घर माने गए हैं। जैसे त्रिकोण से थोड़े अच्छे घर माने गए हैं 1 4 7 और 10।
उसके बाद त्रिक भाव। त्रिक भाव है 6, 8 और 12। इसे पराशर जी ने सबसे खराब घर बताए हैं। एडवांस में हम लोग जाएंगे तो पता चलेगा कि यह खराब घर नहीं होता है, परंतु इन्हें खराब घर बताए गए हैं। ठीक है। उसके बाद उपचय। उपचय है 3, 6, 11। 3, 6, 11 भाव जो हैं यह सम है। ठीक है। यह सम है, यह मिला जुला परिणाम देते हैं। कहा जाए तो अच्छे ग्रह बैठेंगे तो अच्छे परिणाम देंगे, यदि बुरे ग्रह बैठेंगे तो बुरे। जैसे शुभ ग्रह बैठेंगे तो शुभ परिणाम देंगे, यदि पापा ग्रह बैठेंगे तो इनके जो परिणाम होंगे वो उनके अनुकूल होंगे। ठीक है। उसके बाद मारक। मारक 2 और 7। यह मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। ठीक है। यह मृत्यु तुल्य भाव है, यह मृत्यु तुल्य कष्ट देने के कारक हैं। कष्ट के कारक आठवां भाव होता है, पीड़ा का कारक। परंतु 2 और 7 जो है वह मृत्यु के तुल्य हैं। ठीक है। इसे आप लोग लिख लीजिए। एक चीज और आप समझेंगे, ये जो मैंने आप लोगों को बल बताया, जो षड बल होते हैं, या यदि आपके कुंडली में पॉजिटिव हैं, आपके अनुकूल हैं, तो यह बहुत अच्छे परिणाम आपको देंगे। और यदि यह आपके कुंडली में अनुकूल नहीं है, आपके प्रतिकूल हो गए, प्रतिकूल कहने का तात्पर्य है यह आपके लिए नेगेटिव हैं, तो यह आपको नेगेटिव परिणाम देंगे। तो इससे यह नहीं मानना है, मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुत एस्ट्रोलॉजर आपको बताते हैं अरे यार आपका तो उच्च का है, अरे आपका तो केंद्र में बैठा है। अरे भैया केंद्र में यदि नेगेटिव करने के लिए हमें बैठा है तो नेगेटिव करेगा कि पॉजिटिव करेगा? सिंपल है। तो इसे समझ के चलना। यदि आप इसे नहीं समझते हैं तो स्थितियां जो हैं वो थोड़ी बदल सकती हैं। तो कुंडली को समझना है, याद नहीं करना है। मैंने जो आप लोगों को बताया वैसे ही चार्ट तैयार कर लेने हैं। अब हम बात करेंगे कारक ग्रहों के बारे में। ठीक है। जैसे अभी तक हम लोग बात कर रहे थे भाव के बारे में। अब उस उन सभी भाव के कारक कौन कौन से ग्रह हैं, उन सभी भाव के जो कारक होंगे वो क्या करते हैं, वो कौन है, इसके बारे में समझेंगे। यदि मान लीजिए आपको बैंक से लोन लेना हो, ठीक है, लोन वाला व्यक्ति खुद आपके पास चल के आ जाए और कहे भाई आपको मैं लोन दे रहा हूँ चलो तो आपके लिए क्या है, आहा मजा आ गया यार। ठीक है। यदि आपको कोई भी ऐसा काम हो, जैसे आपको जाकर कोई काम, अपना सरकारी काम कहीं किसी कार्यालय में जाके कराना हो, और कार्यालय का वो कर्मचारी आपके पास चला आए और वो आकर आपसे बोले कि भाई आपका जो जो काम है मैं आपको आपका सारे काम मैं कर दे रहा हूँ, तो आप कहोगे ना धन्यवाद यार मुझे जाना पड़ता। वो कारक होते हैं, थोड़ा इसे समझिए। उसके बाद आज के क्लास को है एंड करेंगे, थोड़ा कल चर्चा होगी। इसे काल पुरुष कुंडली कहते हैं। ठीक है। काल पुरुष कुंडली, मेरा मानना है जो पराशरी जी ने लिखा है उसके अनुसार यह सबसे पहली कुंडली थी जो बनी है। इसी से जितनी पद्धतियां हैं, जितना विस्तार ज्योतिष का हुआ इससे ही हुआ है। यदि आपने इसे समझ लिया तो आप एडवांस को चुटकियों में समझ लेंगे। यदि आप इसे नहीं समझ पाते हैं तो परेशानी होगी, परंतु एक बार दो बार जब समझेंगे इसे तो आप समझ जाएंगे। यहाँ भी मैंने लिखा है। ठीक है। देखिए यहाँ भी मैंने लिखा है यह केंद्र स्थान है। ठीक है। एक वीडियो भी इसकी है जो मैं डाल दूंगा, उसे आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। पहले इसे समझ लीजिए सिर्फ अभी। पहला स्थान किस चीज का होता है बताइए? चैट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं, ऐसे तो मैं बताने के लिए बैठा ही हूँ।
परंतु आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, चीजें आपके दिमाग में जा रही हैं या नहीं जा रही हैं, वो समझने वाली बात है। यदि आप लोग नहीं समझ पाते हैं तो फिर मैं उसे आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, पहला भाव जो है वह हमारे शरीर का है। ठीक है, हमारी उत्पत्ति कहाँ से होती है? जब हमारी उत्पत्ति होती है तो लग्न बनता है। पहला भाव जो है लग्न, यहाँ मैंने लग्न भी लिखा है, तो ये देखिए, ये क्या है? लग्न है। जब हम लोग का जन्म होता है तो सबसे पहले लग्न लग्न बनता है कि कौन से लग्न में बच्चे का जन्म हुआ है। और सूर्य क्या है? हमारा सोल है, आत्मा है हमारा सूर्य। ठीक है, सूर्य क्या है? हमारा आत्मा है, हमारा सोल है। सूर्य उत्पत्ति का कारक है, क्रिएशन है सूर्य। क्योंकि हमारी जो उत्पत्ति होती है वो कहाँ से होती है? साइंस को लेकर देखें तो माता पिता से उत्पत्ति होती है। तो सूर्य पिता का भी कारक है। ठीक है, तो इसलिए सूर्य, और सूर्य कहाँ का कारक है? पूर्व स्थान का, पूर्व दिशा का कारक है। और यह जो है वह पूर्व दिशा भी है, जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, यह पूर्व दिशा भी है। ठीक है, ये आपका हो गया। तो इसलिए यहाँ के कारक कौन है? सूर्य हैं। तो यदि यहाँ सूर्य बैठे आए तो क्या चीजें अच्छी नहीं करेंगे? जो आपका स्वयं का मालिक अर्थात कारक इस घर के हैं, वो स्वयं यहाँ बैठ जाए, तो क्या वो ऐसे ही छोड़ देंगे हमें? नहीं, बहुत बेहतर रहेगा हमारे लिए। क्योंकि जो इस घर से हमें दे सकता है, जो नेचुरली इस घर का स्वामी है। दो चीजें समझिएगा आप लोग, बहुत बड़ी बात है ये। एक बार होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ जो लग्न है, यहाँ कोई और अंक लिखा हो, 5 लिखे, तो यहाँ मान लीजिए 10 लिखा हो, तो इस कुंडली का मालिक कौन हो जाएगा? शनि हो जाएगा। ठीक है, परंतु शनि तो मालिक रहेगा ही, परंतु ओवरऑल देखा जाए नेचुरली, जो नैसर्गिक है, वह इस भाव का कौन मालिक रहेगा? सदैव सूर्य रहेगा। वो मेरी कुंडली हो, आपकी कुंडली हो, ब्रह्मांड में किसी की कुंडली हो, उसका मालिक कौन है? सूर्य ही है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रथम भाव में आने के बाद शनि दिग शून्य हो जाता है, जो मैंने कुछ देर पहले आप लोगों को बताया। क्योंकि प्रथम भाव किसका है? सूर्य का है। सूर्य और शनि में क्या है? शत्रुता होती है। प्रथम में मेष राशि आती है, मेष राशि में शनि क्या है? नीच का होता है। तो मैंने क्या बताया, इससे ही पूरे ज्योतिष जो है ना, सिर्फ इसी से है। इसे समझ लोगे आप, ज्योतिष क्लियर है। सिर्फ इसे ही समझना है। एक ग्रह और यहाँ के कारक होते हैं, जैसे को रूलर उन्हें हम कह सकते हैं, जैसे उपकारक। उपकारक कौन है यहाँ? एक मिनट। उपकारक यहाँ के कौन है? मंगल है। क्यों उपकारक यहाँ के मंगल हो गए? क्योंकि हम मंगल जो है वह हमारे शरीर के कारक हैं। जो देह है ना हमारा, उसके कारक मंगल हैं। तो हम लोग यहाँ क्या, एक तो अंदर आत्मा है जो शुद्ध है, जो ऊपर शरीर है वह मंगल है। तो हम लोग तो शरीर लेकर भी आते हैं ना अपने साथ। तो शरीर का भी कारक कारक कौन है? वह मंगल है। प्रथम भाव का कारक कौन है? मंगल है, नैसर्गिक रूप से सभी के कुंडली में। सिर्फ मेरी आपकी किसी की नहीं, सभी की कुंडली में। इस पहले भाव को आप लोग समझ गए। अब दूसरे भाव पे हम चर्चा करते हैं। दूसरा भाव किस चीज का है? हमारे कुटुंब का है। दूसरा भाव किस चीज का है? जी उज्जवल जी, वो ऊपर स्वयं लिखा गया है, तन भाव प्रथम भाव।
इसे समझिए दूसरा भाव। ठीक है, दूसरे भाव के जो कारक होते हैं गुरु होते हैं, और साथ में भी कारक हैं जिसे हम उप कारक कह सकते हैं। दूसरा भाव क्या है हमारा? दूसरा भाव हमारा होता है परिवार, दूसरा भाव कुटुंब है, दूसरा भाव धन है, और दूसरा भाव वाणी है। तीन चीजें हो गई। तो कुटुंब तो गुरु हो गया, क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग हमारे घर के जो कुटुंब होते हैं वह गुरु हो गए, तो यहाँ के गुरु कारक हो गए। ठीक है। दूसरा को रूलर या फिर उपकारक हम कहते हैं किसे? शुक्र को, क्योंकि यहाँ धन भी शुक्र दे रहा है। ठीक है। उसके बाद यहाँ के एक और कारक हैं, वह कौन है? बुद्ध हैं। क्यों? क्योंकि बुद्ध हमें वाणी दे रहे हैं। ठीक है। तो ये दूसरे भाव के कारक हैं। अब तीसरे भाव को समझिए। तीसरा भाव क्या है हमारा? यात्रा है, छोटी यात्राएं हैं। तीसरा भाव क्या है? छोटे भाई बहन है ना? तो छोटा भाई जहां आ जाएगा वहां मंगल है कारक, और जहां छोटी बहन आ जाएंगी वहां बुध है कारक। ठीक है। वास्तु नहीं है भाई, 45 क्यों लिख रहे हो? ठीक है। यहाँ कौन है? बुध है कारक। मंगल हमारे पराक्रम का कारक है। मंगल क्या है? हमारे पराक्रम का कारक है। तो इसलिए मंगल यहाँ का कारक है। यदि मंगल यहाँ बैठ जाए या मंगल की दृष्टि यहाँ पड़ रही हो, तो मंगल यहाँ कितना अच्छा हो जाएगा भाई। जो जिसके पास बल है वो वहीं बैठ गया है, जो काम कर सकता है वह खुद वहां बैठा हुआ है। अच्छी बात है। इसके बाद हम लोग समझेंगे चौथे भाव को। चौथा भाव क्या है? चौथे भाव से हम क्या क्या देखते हैं? बताइए आप लोग, उज्जवल जी और भी जो लोग हैं बताइए, चौथे भाव से क्या देखते हैं हम? चौथा भाव क्या है हमारा? सुख है, सहज है, माँ है। सुख सुविधाओं का भाव कौन है? चौथा भाव है। ठीक है। जमीन, भूमि का कारक कौन है? चौथा भाव है। इसे समझिए। तो चौथे भाव में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जब जाएंगे ना उज्जवल जी, तो लंग्स और हार्ट की चर्चा करेंगे। अभी इस पे ही रहते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं, तो यहाँ एक और चीजें लिख लीजिए। यहाँ के कारक गुरु भी हैं। ठीक है। तो यहाँ के कौन कौन कारक हो जाएंगे? यहाँ के कारक कौन कौन है? यहाँ के कारक चंद्रमा है, माँ है। यहाँ के कारक मंगल हैं। ठीक है। यहाँ कारक कौन है? मंगल हैं। यहाँ कारक कौन है? शुक्र हैं। यहाँ कारक कौन है? गुरु हैं। ये चार यहाँ के कारक हैं, क्योंकि यहाँ की चीजों को वो दे रहे हैं हम। पांचवें भाव पे आते हैं। पांचवा भाव क्या है हमारा? पांचवा भाव हमारी बुद्धि है, हमारा संतान है। ठीक है। हम कितने इंटेलिजेंट हैं, वह भी पांचवा भाव है। पांचवें भाव से हम क्या देखते हैं? अपने पूर्व जन्म के कर्म को हम पांचवें भाव से देखते हैं। ठीक है। तो इसके अंतर्गत यहाँ कौन आ गया? बुद्ध आ गया, बुद्धि हमारी आ गई, ज्ञान आ गया, तो गुरु आ गया।
ठीक है, संतान का कारक भी गुरु होता है। तो इसके लिए यहाँ का कारक कौन है? गुरु है। परंतु हम उपकारक तत्व में बुध को भी रखेंगे, क्योंकि बुध बुद्धि हमारी होती है। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति के बारे में आपको जानना है तो सिर्फ उसके पांचवें भाव को पकड़ लीजिए, और आपको पता चल जाएगा कि भाई उसके दिमाग में क्या है, या फिर उस व्यक्ति की बुद्धि कैसी है, सात्विक है, तामसिक है, कैसी है, पता चल जाएगी। छठा भाव त्रिक भाव है, जो मैंने पहले ही बताया। और छठे भाव के रूलर कौन कौन है उसे देख लीजिए। छठे भाव की जो कारक है वह कौन कौन? छठा भाव उत्तर दिशा होता है, इसलिए यहाँ बुध को कारक बताया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ केतु और शनि भी आते हैं, और साथ में मंगल भी आते हैं। यहाँ मंगल भी लिख लीजिएगा, मंगल ऋण के कारक हैं, कर्ज के कारक मंगल हैं। केतु रुकावट, जैसे त्रिक भाव है ना, तो केतु रुकावट देता है, केतु यहाँ आ गए। ठीक है, तो बुध, केतु, शनि और मंगल ये कहाँ? त्रिक भाव के हैं, छठे भाव के कारक हैं। सातवां भाव, सातवां भाव के कारक कौन कौन से हैं? सातवें भाव से हम क्या करते हैं? विवाह होता है हमारा सातवें भाव से। सातवें भाव से हम बिजनेस भी करते हैं। सातवें भाव से हम कर्म भी करते हैं। बिजनेस कोई कर रहा है तो कर्म भी कर रहा है वह, प्रोफेशन भी कर रहा है वह। और जो विवाह के जो कारक ग्रह होते हैं वह गुरु होते हैं। किसी कुंडली में आपको विवाह को देखना है तो वह कारक गुरु होते हैं। ठीक है, तो यहाँ कारक कौन कौन हो जाएंगे? गुरु, शुक्र, बुध और शनि। शुक्र, बुध, गुरु और शनि, यह सातवें भाव के कारक हो जाएंगे। आठवां भाव, आठवां भाव में सिर्फ हमने शनि को रखा है, परंतु यहाँ केतु ही रहेंगे, क्योंकि आठवां भाव क्या है? आठवां भाव पीड़ा का स्थान है, दुख दर्द का स्थान है। परंतु आठवें भाव से हम और क्या क्या देखते हैं? एस्ट्रोलॉजी आठवां भाव है, रिसर्च आठवां भाव है, मैन्युफैक्चरिंग आठवां भाव है, मोक्ष आठवां भाव है। तो इसलिए यहाँ से हम किसे साथ में लेंगे? केतु को, क्योंकि केतु क्या है? एस्ट्रोलॉजी है, मोक्ष है, रिसर्च भी केतु है। उसके बाद नौवा भाव, नौ भाव क्या है? धर्म है, धार्मिक यात्राएं हैं। तो यहाँ कौन आ गए? गुरु आ गए। उप कारक में हम सूर्य को ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से पिता को भी हम देखते हैं। परंतु यदि यहाँ सूर्य बैठ गए तो आपके लिए पिता जो है ना, तो ब्रह्मा की लकीर हो जाएंगे। दसवें भाव में हमने हमने सभी ग्रहों को लिखा है, इसलिए क्योंकि दसवें भाव से हम सभी कर्म करते हैं। जितने कर्म हम करते हैं वो सभी, क्योंकि कर्म 10वां भाव है ना, तो 10वें भाव से हम कर्म को देखते हैं, कर्म को करते हैं। ठीक है, इसलिए 10वां भाव हो गया। 10वां भाव में सभी ग्रह जो है वो कारक हैं। मेनली देखा जाए, प्रमुख मुख्य रूप से यहाँ के कारक शनि हैं और सूर्य भी हैं। सूर्य क्यों है? क्योंकि सरकारी नौकरी जो प्राप्त होती है किसी व्यक्ति को, तो हम 10वें भाव से में देखते हैं सूर्य है या नहीं है। तो इसलिए 10वें भाव के कारक सूर्य शनि दोनों हैं, और ऐसे मुख्य रूप से। और उप में देखा जाए तो सभी हैं। 11वां भाव, 11वां भाव हमारी इच्छा की पूर्ति का है। ठीक है, जो हम कर्म करते हैं उसके लाभ का है, हमारे भाग्य को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि भाग्य में कुछ रहेगा तभी तो हमें मिलेगा। तो भाग्य 9वां भाव हो गया। तो इसलिए यहाँ के जो कारक हैं वह गुरु होते हैं, और हम कर्म करते हैं तब हमें कुछ मिलता है। तो यहाँ के कारक शनि भी हैं, लेकिन यह उपकारक है। उपकारक को रूलर हैं,
विशेष भूमिका गुरु की ही रहेगी। ठीक है। उसके बाद आ गया आपका 12वां भाव। 12वां भाव क्या है? खर्चे हैं, विदेश यात्रा है ना, इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्ट हम करते हैं तो शुक्र जनरेट होता है, शुक्र आता है हमारे पास प्रॉपर्टी के रूप में। कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो सोना में करें, प्रॉपर्टी में कहीं तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी आ रहा है। तो यहाँ शुक्र हो गया। ठीक है। उसके बाद कहीं ना कहीं मोक्ष का कारक हम 12वें भाव को भी मानते हैं, तो यहाँ गुरु भी कारक हो गए। और राहु इसलिए यहाँ कारक बन रहा है क्योंकि विदेश यात्रा, खर्चे, बहुत ज्यादा खर्च, ये सब क्या है? राहु है। तो यहाँ कारक राहु भी है। तो एक सभी ग्रहों, माफ करना, यह काल पुरुष कुंडली में सभी भाव के यह कारक हैं जो नैसर्गिक रूप से हैं, नेचुरल हैं। यह ना ही बदलते हैं ना ही चेंज होते हैं। ठीक है। इसे समझ के रखना है। ये आगे एक वेपन के रूप में, एक हथियार के रूप में आपको काम आएगा। ये काल पुरुष कुंडली है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसा मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। आप लोगों के कोई प्रश्न हो, 5 मिनट का सेशन रखते हैं, यदि आप नहीं पूछेंगे तो हम पूछेंगे। चैट सेक्शन में आप प्रश्न को पूछ सकते हैं। चलिए, आप लोग कोई प्रश्न नहीं है, अच्छी बात है। अच्छी बात है, आप लोग अच्छे सब समझ पा रहे हैं। एक चीज ये और है जिसे आप लोग ध्यान देंगे, जो मैंने पहले ही बताया और लास्ट में भी मैं बता रहा हूँ। राशियों के जो मैंने कारक तत्व बताए, ग्रहों के कारक तत्व, भाव के कारक तत्व, इन सभी को अलग अलग पेज में लिख लेना है। जो सूत्र बताए गए हैं, षडबल, उच्च नीच, मूल, त्रिकोण, इन सभी को एक अलग पेज में लिख लेना है। और ये जो कालपुरुष कुंडली जो मैंने बताई, उसे लिख लेना है। उससे क्या होगा? ये चीजें आपकी स्पष्ट हो जाएंगी। और जब किसी कुंडली पे हम प्रैक्टिस करेंगे तो इसे सामने रख के प्रैक्टिस करेंगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए भी और हमारे लिए। क्योंकि वो चीजें आपको सामने दिखेगी तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप उसे स्वयं समझते जाओगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, कुंडली समझने का विषय है, ना कि कुंडली किसी भी प्रकार याद करने का विषय है। और मैं बता दूं, ये जो घर के कारक तत्व हैं वो 100 100 200 हैं, 500 500 हैं। आप जितना बनाओ उतने बन जाएंगे। मैंने पहले या दूसरे दिन बताया था ना कि सातों को उठा घुमा लो, पहले को उठा घुमा लो, जितने चाहो उतने कारक तत्व आपके तैयार हैं। याद नहीं करना है, कारक तत्वों को समझना है सिर्फ। उन्हें समझ लेना है कि भाई कैसे इसे घुमा सकते हैं, कैसे इसे हम देख सकते हैं। और विशेष जैसे प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी है, मैरिज एस्ट्रोलॉजी है, इन सब के अंतर्गत अलग अलग कारक तत्वों को जोड़ते जाएंगे, अलग अलग चीजों पे चर्चा हम लोग करते रहेंगे। एक कुंडली पे हम लोग प्रैक्टिस कर लें। बताइए यहाँ दिशा बल में कौन कौन से ग्रह हैं, या दिशा बल किन्हें प्राप्त नहीं है? पहले भाव में मैंने दिशा बल में क्या बताया आप लोगों को?
गुरु और बुध, तो यहाँ बुध को दिशा बल प्राप्त हो रहा है। इस कुंडली में किसी भी ग्रह को दिशा बल प्राप्त हो रहा है, जो षड बल है वह बताइए हमें। दिशा बल यही देखते हैं ना। यहाँ ना गुरु हैं और ना ही बुध हैं, दिशा बल यहाँ नहीं प्राप्त हो रहा है गुरु बुध को। यहाँ भी वैसे कोई ग्रह नहीं है, यहाँ सिर्फ शनि को दिशा बल प्राप्त होता है, तो यहाँ दिशा बल प्राप्त नहीं हो रहा है। यहाँ सभी दिग्ग शून्य है, दिशा बल नहीं है। दूसरा क्या है, चेष्टा बल। ठीक है, इस कुंडली में चेष्टा बल मैंने क्या बताया, चंद्रमा के साथ सूर्य बुध गुरु शुक्र शनि, ये जो 6 ग्रह हैं वो क्या कनेक्ट है या नहीं कनेक्ट है, तो चंद्रमा के साथ कोई ग्रह नहीं है, तो यहाँ चेष्टा बल भी प्राप्त नहीं हो रहा है। किसी ग्रह को ना चेष्टा बल प्राप्त हो रहा है, ना ही इस कुंडली में किसी ग्रह को स्थान बल, ये माफ करना, दिशा बल प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिएगा 2 4 10 कुंडलियों को लगाकर, तो क्लियर आपको होगा। ऐसे आपका आज हो गया, फिर आप कल क्लास कर लिए, तो वैसे फिर सिर्फ क्लास होते रहेगी, आपके दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। क्योंकि जैसे डॉक्टर है ना, प्रैक्टिस करते हैं, वैसे ही इसमें आपको प्रैक्टिस करना है, बिना प्रैक्टिस इसमें कुछ नहीं। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग सिर्फ प्रयास रहेगा, जो थर्ड वाले हैं और जो ये कारक तत्वों की बात आज की गई है, उस पे हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे कल। उसके बाद अगले दिन हम लोग समझेंगे योग कारक मारक और सम जो ग्रह होते हैं उनके बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे, जय मां विंध्यवासिनी। क्लास आप लोगों को कैसी लगी वह आप लोग फीडबैक अवश्य ग्रुप में देंगे, और जिन लोगों ने पहले की वीडियोज नहीं देखे हैं वह देख लीजिए, वो बेहतर रहेगा। ठीक है, आपको ग्रह के कारक तत्व तो भेज दिए जाएंगे। क्या आपने लिखा है, बुद्ध नहीं, मैं समझा नहीं, कृपया बताइएगा। चैट सेक्शन में आप बता सकते हैं क्या आप नहीं समझ पाए, या फिर आप माइक को ऑन करके भी बता सकते हैं। आशुतोष, क्या आप नहीं समझे, बताइए हमें। डिग्री बल बुद्ध, डिग्री बल बुद्ध, ठीक है। हाँ, इस कुंडली में नहीं है। चलिए ठीक है, जय श्री राधे, जय बिंदु, पुनः मिलते हैं।